गुड मॉर्निंग। आज अपन लोग ऑर्गेनिक केमिस्ट्री स्टार्ट करने वाले हैं। तो सबसे पहले अगर मैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की बात करता हूँ तो व्हाट इज़ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। आपको पता है कि जो अपने अपने सिलेबस में है ऑर्गेनिक के मेनली 3 पार्ट आते हैं, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, फिजिकल केमिस्ट्री एंड इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री। तो केमिस्ट्री के ये मेन 3 पार्ट्स हैं अपने सिलेबस में, ऑर्गेनिक, फिजिकल एंड इनऑर्गेनिक। और अगर मैं इन तीनों पार्ट्स की बात करता हूँ तो इन तीनों पार्ट में सबसे ज़्यादा जो इम्पोर्टेंट आता है वो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री है। और ऑर्गेनिक केमिस्ट्री बहुत ही ज़्यादा लॉजिकल होता है। इसके अंदर आपको फिजिकल केमिस्ट्री की तरह मैथमेटिकल फॉर्मूलेज या फिर मैथमेटिक्स अप्लाई नहीं करना है। इसके अंदर ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंदर आपको कंप्लीटली लॉजिकल अप्रोच लेकर के चलना है। जितनी ज़्यादा बेटर आपकी लॉजिकल अप्रोच होगी आप उतना ही अच्छा ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंदर परफॉर्म कर सकते हो। ठीक, तो आज हम स्टडी करेंगे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। तो अगर मैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की बात करूं देन व्हाट इज ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री इज द केमिस्ट्री ऑफ कार्बन। अभी तक अर्थ पर जितने भी नॉन कंपाउंड्स हैं सभी में सबसे ज़्यादा कंपाउंड्स जो फॉर्म किए हुए वो कार्बन एटम ने फॉर्म किए हुए। कार्बन एटम के इतने ज़्यादा कंपाउंड्स हैं कि उन कंपाउंड्स की स्टडी करने के लिए केमिस्ट्री की एक सेपरेट ब्रांच है और उस ब्रांच को हम क्या बोलते हैं, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री बोलते हैं। ठीक, तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंदर हम लोगों को जो मेनली स्टडी करना है वो क्या करना है, स्टडी ऑफ कार्बन एटम। कार्बन एटम की स्टडी करनी है। कार्बन एटम की जितनी भी केमिस्ट्री है, जो केमिकल रिएक्शंस है, किस तरह से कार्बन एटम रिएक्शन करने वाला है, ऑल द थिंग्स आर रिलेटेड टू कार्बन, कार्बन और उसके कंपाउंड्स, वो सारी की सारी स्टडी किसके अंदर आ जाएगी, आपकी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंदर आ जाएगी। तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंदर जो सबसे पहला टॉपिक अपन लोग स्टार्ट करने वाले हैं, आज जो हम लोग टॉपिक स्टार्ट करने वाले हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंदर, वो टॉपिक आएगा अपना आइसोमेरिज्म। आज का जो अपना टॉपिक है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का वो आ जाएगा आइसोमेरिज्म। ओके, अगर मैं आइसोमेरिज्म की बात करता हूं, व्हाट इज आइसोमेरिज्म। ठीक, आइसोमेरिज्म होता क्या है। देखो, आइसोमेरिज्म को अगर हम डिफाइन करें तो आप लोगों ने देखा होगा, जब आप लोगों ने ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ी होगी, थोड़ी बहुत पढ़ी होगी हमसे पहले, क्लास 9th में भी कुछ कंपाउंड्स है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के, क्लास 10th में भी कुछ कंपाउंड्स है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के। तो जो कंपाउंड्स आप लोगों ने पढ़े होंगे या फिर अभी 11th और 12th में भी आप लोगों ने कुछ कंपाउंड्स पढ़े होंगे, तो कुछ कंपाउंड्स आप लोगों ने देखे होंगे, कुछ चीज आपने, एक चीज आपने नोटिस की होगी क्या, कि कुछ कंपाउंड्स ऐसे हैं, जैसे आपका ये कंपाउंड, यहाँ पर आपके कुछ कंपाउंड्स ऐसे होते हैं, डिफरेंट कंपाउंड्स जिनके मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम होते हैं। जैसे अभी यहाँ पर क्या लेता हूँ मैं, एक ये कंपाउंड, ये मॉलिक्यूलर फॉर्मूला लेता हूँ C2H6O, ये मैंने कोई एक मॉलिक्यूलर फॉर्मूला लिया हुआ है। अब मैं क्या बोलना चाह रहा हूं कि आपने देखे होंगे तो डिफरेंट कंपाउंड्स, और उन डिफरेंट कंपाउंड्स के मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम होंगे, और जो कंपाउंड्स हैं उनकी अपनी फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज क्या होने वाली है, कंप्लीटली डिफरेंट होती है। तो जो ऐसे कंपाउंड्स हैं जिनका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम होता है बट फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज डिफरेंट होती है, तो ऐसे कंपाउंड्स को हम क्या बोलते हैं, आइसोमर्स बोलते हैं। और ये जो अपना पूरा प्रोसेस है, जो पूरा प्रोसेस है, इस पूरे प्रोसेस को, इस पूरे फिनोमिनन को हम क्या बोलते हैं, आइसोमेरिज्म बोलते हैं। जैसे मान लो कि मेरे पास ये मॉलिक्यूलर फॉर्मूला दिया हुआ है C2H6O, तो अभी मैं क्या करता हूं, इस फॉर्मूले से कंपाउंड को लिखता हूं। एक कंपाउंड मैंने ये लिखा CH3CH2OH, और दूसरा कंपाउंड में क्या अरेंज कर सकता हूं, दूसरे कंपाउंड में ये लिख सकता हूं, सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूले का यूज करके एक ये कंपाउंड ऐड किया और एक ये कंपाउंड ऐड किया। तो यहां पर अगर मैं इन दोनों की प्रॉपर्टीज की बात करता हूं, ये क्या है, अल्कोहल, और ये क्या है,
ईथर। अगर मैं इन दोनों की प्रॉपर्टीज की बात करता हूं तो दोनों कंपाउंड्स की जो फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज हैं वो क्या आती है, कंप्लीटली डिफरेंट होती हैं। तो इस टाइप के जितने भी कंपाउंड्स होंगे उन सभी कंपाउंड्स को हम क्या बोलते हैं, आइसोमर्स बोलते हैं। ठीक, तो आपको थोड़ा सा आइडिया लगा होगा। तो अब हम क्या करते हैं, इसकी डेफिनेशन लिख करके आगे टॉपिक को कंटिन्यू करते हैं। आइसोमेरिज्म, organic compounds having same molecular फॉर्मूला। तो जब भी आप आइसोमेरिज्म की बात करते हो तो आइसोमेरिज्म के अंदर ये चीज सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्या, सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैविंग सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला बट डिफरेंट फिजिकल एंड chemical properties, having same molecular formula but different physical and chemical properties are called isomers। समझ में आई बात? तो जितने भी ऑर्गेनिक कंपाउंड्स ऐसे हैं जिनका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम है बट उनकी फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज क्या दी हुई है, डिफरेंट दी हुई है, तो इस टाइप के कंपाउंड्स को हम क्या बोलते हैं, इस टाइप के कंपाउंड्स को हम बोलते हैं क्या, आइसोमर्स। एंड द फिनोमिनन इज कॉल्ड आइसोमेरिज्म। जो कंपाउंड है वो क्या हो जाएंगे, आइसोमर्स हो जाएंगे, और जो पूरा फिनोमिनन है, पूरे फिनोमिनन को हम क्या बोलते हैं, आइसोमेरिज्म बोलने वाले। तो एग्जांपल ले लेते हैं, अभी हम लोगों ने एक एग्जांपल लिया था, तो एक एग्जांपल ले लेते हैं फिर से वही C2H6O। ठीक, तो अभी मैं क्या करता हूं, इसके कंपाउंड्स ड्रॉ करता हूं, सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला यूज करके मैं दो अलग अलग कंपाउंड ड्रॉ करता हूं। तो पहला जो हमने यूज किया था क्या, CH3CH2OH, और दूसरा CH3OCH3। यहां पर ये दो कंपाउंड्स मैंने ड्रॉ किए, ये आ जाएगा क्या, अल्कोहल, और ये आ जाएगा ईथर। एक अल्कोहल है और एक ईथर है, दोनों की फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज डिफरेंट होंगी। जैसे फिजिकल प्रॉपर्टीज को अगर मैं कंपेयर करता हूं, बॉइलिंग पॉइंट, हाई बॉइलिंग पॉइंट एंड लो बॉइलिंग पॉइंट। तो यहां पर इस कंपाउंड का बॉइलिंग पॉइंट हाई होने का रीजन क्या है, क्योंकि इस कंपाउंड के अंदर हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है। हाइड्रोजन बॉन्डिंग किन कंपाउंड्स के अंदर होती है, ऐसे कंपाउंड्स जिनमें हाइड्रोजन एटम किसी स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रॉन नेगेटिव एलिमेंट के साथ अटैच्ड होता है, जैसे ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, फ्लोरीन। अगर इस टाइप के एलिमेंट के साथ अटैच्ड है तो उन सभी कंपाउंड्स में क्या होने वाली है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगी। तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग की वजह से इंटरमोलिकुलर इंटरेक्शन इंक्रीज हो जाएगा, तो बॉइलिंग पॉइंट भी क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा। तो इसका बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा होगा। और यहां पर ईथर दिया हुआ है, ईथर के अंदर हाइड्रोजन ऑक्सीजन के साथ अटैच्ड नहीं है। अगर हाइड्रोजन ऑक्सीजन के साथ अटैच्ड नहीं है तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं होगी, केवल डायपोल डायपोल इंटरेक्शन आएगा यहां पर। ठीक, तो इसका बॉइलिंग पॉइंट कम होगा और इसका बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा आ जाएगा। नेक्स्ट, ये तो फिजिकल प्रॉपर्टीज का डिफरेंस आ गया। अब देखते हैं क्या डिफरेंस इन केमिकल रिएक्शंस, केमिकल प्रॉपर्टीज के अंदर डिफरेंस। रिएक्शन विद Na, आप किसके साथ रिएक्शन करा रहे हो, सोडियम के साथ रिएक्शन करा रहे हो। तो सोडियम के साथ रिएक्शन कराओगे ओके।
तो जब हम अल्कोहल की सोडियम के साथ रिएक्शन कराएंगे तो क्या फॉर्म हो जाएगा, सोडियम इथॉक्साइड फॉर्म हो जाएगा और हाइड्रोजन गैस का लिबरेशन हो जाएगा। जितने भी अल्कली मेटल्स हैं, अल्कली मेटल्स स्ट्रांगली रिड्यूसिंग एजेंट होते हैं, तो यहाँ पर क्या करेंगे, हाइड्रोजन को रिड्यूस कर देंगे किसके अंदर, H2 के अंदर। लेकिन अगर आप रिएक्शन करा रहे हो किसके साथ, ईथर के साथ, ईथर के अंदर एसिडिक हाइड्रोजन प्रेजेंट नहीं है, तो सोडियम, जैसे यहाँ पर ये हाइड्रोजन ऑक्सीजन के साथ अटैच्ड है, तो इस हाइड्रोजन को हम क्या बोलने वाले हैं, एसिडिक हाइड्रोजन बोलेंगे। जो हाइड्रोजन किसी स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट के साथ अटैच्ड होता है उसको हम क्या बोलते हैं, एसिडिक हाइड्रोजन बोलते हैं। तो ये हाइड्रोजन क्या हो जाएगा, एसिडिक हाइड्रोजन होगा। जैसे अगर हाइड्रोजन हैलोजन्स के साथ अटैच्ड है, वो हाइड्रोजन भी एसिडिक हो जाएगा। तो यहां पर क्या आ जाएगा, नो रिएक्शन। इसका मतलब फिजिकल प्रॉपर्टीज भी डिफरेंट आ रही हैं, केमिकल प्रॉपर्टीज भी डिफरेंट आ रही हैं। तो कंपाउंड्स जिनकी फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज डिफरेंट होती है, उन कंपाउंड्स को हम क्या बोलते हैं, आइसोमर्स बोलते हैं। ठीक, जैसे अभी यहाँ पर ये अल्कोहल हुआ और ये क्या हुआ, ईथर, तो ये कंपाउंड्स क्या आ जाएंगे, आपके आइसोमर्स आ जाएंगे। ठीक, तो अब हम आगे बढ़ते हैं। ओके, तो ये था आपका आइसोमेरिज्म के, आइसोमेरिज्म होता क्या है, किस तरह से कंपाउंड्स आपके डिफरेंट डिफरेंट कंपाउंड्स जिनका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम होगा वो आइसोमर्स आ जाएंगे। अब नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि टाइप ऑफ आइसोमेरिज्म, कि आइसोमेरिज्म जो होता है कितने टाइप का होता है, यानी कि जैसे यहाँ पर मैंने एटम्स का अरेंजमेंट किया था, तो कितने डिफरेंट तरीके से मैं एटम्स का अरेंजमेंट कर दूं कि उनके फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज चेंज हो जाए। तो इस टाइप से हम क्या चेक करने वाले हैं, टाइप ऑफ आइसोमेरिज्म। क्योंकि एटम्स का अरेंजमेंट तो मैं कैसे भी कर सकता हूं, तो डिफरेंट डिफरेंट वे से मैं एटम्स का अरेंजमेंट कर सकता हूं। अगर मैं डिफरेंट वे से एटम्स का अरेंजमेंट कर दे रहा हूं तो इसका मतलब क्या हुआ कि मैं डिफरेंट टाइप ऑफ आइसोमर्स ड्रॉ कर सकता हूं, डिफरेंट टाइप ऑफ आइसोमर्स में नेम कर सकता हूं। तो इसीलिए हम क्या करने वाले, टाइप ऑफ आइसोमेरिज्म को स्टडी करेंगे कि आइसोमेरिज्म कितने डिफरेंट टाइप का होता है। टाइप ऑफ आइसोमेरिज्म। ओके, अगर मैं यहां पर टाइप ऑफ आइसोमेरिज्म की बात करता हूं तो जो मेनली हमको टाइप ऑफ आइसोमेरिज्म, जो मेनली हमको टाइप ऑफ आइसोमेरिज्म स्टडी करना है, वो टू डिफरेंट टाइप ऑफ आइसोमेरिज्म आता है। कौन सा, स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म, स्टीरियो आइसोमेरिज्म। तो एक बात हमेशा ध्यान रखना, स्पेशली ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंदर जो कंसेप्ट का नेम होता है, नेम बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। कंसेप्ट के नेम के अंदर ही पूरे कंसेप्ट की कहानी छिपी होती है। जैसे यहां पर मैं बोल रहा हूं क्या, स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म, इसका मतलब इस आइसोमेरिज्म के अंदर जो हमको स्टडी करना है, उस स्टडी के अंदर, उस आइसोमेरिज्म के अंदर स्ट्रक्चर का बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल होने वाला है। ठीक, तो स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म का मतलब हमको स्ट्रक्चर से रिलेटेड कुछ स्टडी करना है। आइसोमर्स जो होने वाले हैं, उन आइसोमर्स के अंदर जो वेरिएशन आएगा, जो डिफरेंस आएगा, वो किसकी वजह से आने वाला है, स्ट्रक्चर की वजह से आने वाला है। यानी कि जो आइसोमर्स है उनकी स्ट्रक्चर डिफरेंट हो सकती है, इसीलिए तो हम क्या बोलते हैं उनको, स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म। स्ट्रक्चरल आइसोमर्स जिनकी स्ट्रक्चर डिफरेंट हो। ओके, यहां पर स्टीरियो वर्ड यूज किया हुआ है। स्टीरियो का मतलब क्या होता है, स्टीरियो का मतलब होता है अरेंजमेंट ऑफ एटॉम्स, या फिर अरेंजमेंट, किसी भी
अगर हम केमिस्ट्री की बात कर रहे हैं तो केमिस्ट्री में हम एटम्स को लेकर के बात करेंगे, लेकिन अगर आप नॉर्मली स्टीरियो की बात करते हो तो स्टीरियो का मतलब अरेंजमेंट आता है कि 3 डायमेंशनल स्पेस, ये जो आपका पूरा 3 डायमेंशनल स्पेस है, इस पूरे 3 डायमेंशनल स्पेस के अंदर एटम्स का या फिर सब्स्टिट्यूएंट का जो अरेंजमेंट है उससे रिलेटेड जो भी आइसोमर्स ड्रॉ होंगे उन आइसोमर्स को हम क्या बोलने वाले हैं, स्टीरियो आइसोमर्स बोलने वाले हैं। जो भी कंप्लीट अरेंजमेंट की वजह से फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज में डिफरेंस आने वाला है, उससे जो आइसोमर्स आएंगे वो हो जाएंगे आपके स्टीरियो आइसोमर्स। ओके, तो अभी हम किसकी बात करते हैं, अभी हम बात करते हैं आइसोमेरिज्म की, कौन से, स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म की। तो अगर मैं इसको डिफाइन करता हूं, organic compounds having same molecular formula, ये तो सबसे नेसेसरी कंडीशन ही है। अगर मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम नहीं है तो भूल जाओ आइसोमर्स को। आइसोमर की सबसे पहली कंडीशन यही है, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम होना चाहिए। अगर मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम नहीं है तो भूल जाओ कि दो कंपाउंड्स जिनको आप कंपेयर कर रहे हो वो आइसोमर्स हैं। आइसोमर्स के लिए मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम होना जरूरी है। अगर मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम नहीं है तो भूल जाओ कि वो आइसोमर्स हैं। Organic compounds having same molecular formula but different structure, same molecular formula but different structure or connectivity, different structure or connectivity are called structural isomers। तो यहां पर एक चीज और नोट करो, जो दिया हुआ है सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला बट डिफरेंट स्ट्रक्चर, यानी कि जो कंपाउंड्स हैं उनकी स्ट्रक्चर क्या होनी चाहिए, डिफरेंट होनी चाहिए। डिफरेंट स्ट्रक्चर और कनेक्टिविटी, कनेक्टिविटी का मतलब क्या हुआ कि जो एटम्स आपको दिए हुए, जो मॉलिक्यूल दिए हुए, उनके अंदर जो एटम्स की कनेक्टिविटी है, एटम्स की कनेक्टिविटी किस टाइप की दी हुई है, एटम्स एक दूसरे से किस तरह से अटैच्ड है, किस तरह से लिंक है, वो आपका यहाँ पर कनेक्टिविटी के लिए यूज किया हुआ है कि डिफरेंट कनेक्टिविटी और डिफरेंट स्ट्रक्चर। ठीक, ओके, तो अभी हम यहां पर एग्जांपल ले लेते हैं। जैसे अभी हमने एक एग्जांपल लिया था इससे पहले, CH3 CH2OH एंड CH3O CH3। यहां पर अगर हम देखते हैं तो कनेक्टिविटी को लेकर के अगर मैं बात करता हूं, CH3 किसके साथ अटैच्ड है, CH2 के साथ, यानी कि एक कार्बन दूसरे कार्बन के साथ अटैच्ड है और ऑक्सीजन के साथ एक हाइड्रोजन है और एक कार्बन अटैच्ड है। तो अल्कोहल के अंदर तो ये कनेक्टिविटी आ गई। लेकिन अगर मैं नेक्स्ट मॉलिक्यूल की बात करता हूं तो नेक्स्ट मॉलिक्यूल के अंदर ऑक्सीजन दो कार्बन के साथ अटैच्ड है। यहां पर ऑक्सीजन केवल एक कार्बन के साथ अटैच्ड, यहां पर ऑक्सीजन दो कार्बन के साथ अटैच्ड, तो कनेक्टिविटी क्या हो गई, डिफरेंट हो गई। तो इस तरह से अगर दो मॉलिक्यूल जिनका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम है, डिफरेंट कंपाउंड हो सकते हैं, डिफरेंट मॉलिक्यूल्स हो सकते हैं, जिनका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम है लेकिन कनेक्टिविटी डिफरेंट है, तो उनको हम क्या बोलने वाले हैं, स्ट्रक्चरल आइसोमर्स बोलने वाले हैं। ये दोनों क्या आ जाएंगे, एक दूसरे के स्ट्रक्चरल आइसोमर। एक एग्जांपल और ले लेते हैं अभी, CH3 CH2 CH2 CH3 एन ब्यूटेन एन ब्यूटीन, हमने ये एग्जांपल लिया। अब यहां पर अगर मैं देखता हूं जो कार्बन एटम्स है सारे के सारे कार्बन एटम्स कैसे अटैच्ड है, लीनियरली अटैच्ड है, एक ही स्ट्रेट लाइन में अटैच्ड है सारे के सारे कार्बन एटम। ठीक, तो अब मैं क्या करता हूं, इन कार्बन एटम्स का अरेंजमेंट चेंज कर देता हूं, इनको डिफरेंट वे से अटैच करता हूं। किस तरह से, देखिए CH3 CH2 सॉरी CH3 CH CH3 एंड CH3। अब यहां पर मैंने क्या करा,
कार्बन का जो अटैचमेंट था, जो कार्बन का अरेंजमेंट था, मैंने वो चेंज कर दिया। अब यहां पर एक भी ब्रांचिंग प्रेजेंट नहीं थी, लेकिन अब क्या आ गई है, यहां पर ब्रांचिंग आ गई है। तो अगर ब्रांचिंग आ गई है तो उसकी वजह से मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम है। मॉलिक्यूलर फॉर्मूले को अगर आप कंपेयर करोगे, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम है, लेकिन जो एटम्स का अरेंजमेंट है वो कंप्लीटली डिफरेंट हो चुका है। ये क्या आ जाएगा, आइसोब्यूटेन। तो ये भी क्या हो जाएंगे, एक दूसरे के स्ट्रक्चरल आइसोमर्स आ जाएंगे। क्लियर? क्योंकि मॉलिक्यूलर फॉर्मूला दोनों का सेम है, बट जो एटम्स का अरेंजमेंट है, जो एटम्स की कनेक्टिविटी है, वो क्या हो गई, कंप्लीटली डिफरेंट हो गई। तो इस टाइप के कंपाउंड्स को भी हम क्या बोलते हैं, स्ट्रक्चरल आइसोमर्स बोलते हैं। ओके, तो अब हम बात करते हैं किसके, स्टीरियो आइसोमरिज्म के। जैसे मैंने आपको बताया अभी कि स्टीरियो आइसोमरिज्म किससे रिलेटेड होता है, ओरिएंटेशन से। एटम्स का ओरिएंटेशन किस तरह से दिया हुआ है, तो इसकी डेफिनेशन लिखते हैं। Organic compounds having same molecular formula। ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैविंग सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, ये तो नेसेसरी कंडीशन है ही, सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला and same connectivity, but different orientation of atoms in space are called स्टीरियो आइसोमर्स। तो ऐसे कंपाउंड्स जिनकी कनेक्टिविटी तो सेम है, कनेक्टिविटी चेंज नहीं हुई है, कनेक्टिविटी चेंज नहीं हुई है, इसका मतलब क्या हुआ, उनकी स्ट्रक्चर चेंज नहीं हुई है। हैविंग सेम कनेक्टिविटी बट डिफरेंट ओरिएंटेशन। जो ओरिएंटेशन है, जो एटम्स का अरेंजमेंट है, एटम्स का अरेंजमेंट क्या हो चुका है, एटम्स का अरेंजमेंट चेंज हो चुका है। अगर एटम्स का अरेंजमेंट चेंज हो चुका है तो ऐसे कंपाउंड्स को हम क्या बोलने वाले हैं, स्टीरियो आइसोमर्स बोलने वाले हैं। सेम कनेक्टिविटी, कनेक्टिविटी क्या होनी चाहिए, सेम। इसके एग्जांपल्स ले लेते हैं अभी हम स्टीरियो आइसोमर्स के। इसको मैं अभी रफ कर देता हूं पूरा। ओके, तो यहां पर जो अभी मैंने स्टीरियो आइसोमेरिज्म की बात की, तो स्टीरियो आइसोमेरिज्म के अंदर मैंने बोला सेम कनेक्टिविटी और डिफरेंट ओरिएंटेशन। तो या फिर आप एक चीज और भी बोल सकते हो यहां पर, यानी कि जो स्टीरियो आइसोमर्स है उनको अगर आपको चेक करना है, इस तरह से भी बोल सकते हो कि सेम कनेक्टिविटी बट डिफरेंट रिलेटिव पोजीशन ऑफ सब्स्टिट्यूएंट। रिलेटिव पोजीशन की बात हो रही है, यानी कि एक सब्स्टिट्यूएंट की दूसरे सब्स्टिट्यूएंट के साथ जो रिलेटिव पोजीशन है उसके अंदर। तो सेम कनेक्टिविटी बट डिफरेंट अरेंजमेंट बोल सकते हो, या फिर डिफरेंट रिलेटिव पोजीशन ऑफ सब्स्टिट्यूएंट। एग्जांपल लेते हैं। ओके, मिथाइल हाइड्रोजन, मिथाइल हाइड्रोजन, ये कार्बन मैंने 1 एज्यूम किया, ये कार्बन मैंने 2 एज्यूम किया। कार्बन 1 पर मिथाइल अपवर्ड डायरेक्शन में पाई बॉन्ड के इस साइड है, हाइड्रोजन पाई बॉन्ड के दिस साइड है। कार्बन 2 में भी मिथाइल पाई बॉन्ड के एक साइड है और हाइड्रोजन पाई बॉन्ड के दूसरी साइड है। आपको क्लियरली यहां पर दिख रहा है। अभी मैंने क्या किया, एक एटम को तो यानी कि
एक ग्रुप को, एक कार्बन पर जो ग्रुप्स हैं उनको तो मैंने सेम रखा, लेकिन मैंने क्या किया, दूसरे कार्बन एटम पर जो सब्स्टिट्यूएंट है, जो ग्रुप्स हैं, उनको मैंने क्या कर दिया, उनके ओरिएंटेशन को चेंज कर दिया। ओरिएंटेशन को चेंज करने का मतलब, हाइड्रोजन पहले नीचे था, मैं हाइड्रोजन को ऊपर ले गया, मिथाइल पहले ऊपर था, मैं हाइड्रोजन को नीचे ले आया। ठीक, अगर अब मैंने इसका ओरिएंटेशन चेंज कर दिया, अगर इस तरह के ओरिएंटेशन चेंज करने से रिलेटिव पोजीशन चेंज होती है, मैंने यहां पर अरेंजमेंट चेंज किया, अगर अरेंजमेंट चेंज करने से रिलेटिव पोजीशन चेंज होती है तो क्या बोलने वाले हो, इन दोनों कंपाउंड्स को आप स्टीरियो आइसोमर्स बोलोगे कि ये दोनों कंपाउंड क्या हो गए, एक दूसरे के स्टीरियो आइसोमर्स हो गए। रिलेटिव पोजीशन चेक कर लेते हैं अभी। जैसे मिथाइल के रिलेटिव मिथाइल, हाइड्रोजन के रिलेटिव हाइड्रोजन, इस तरह से आपको रिलेटिव पोजीशन चेक करनी है कि एक एटम पर जो सब्स्टिट्यूएंट है उनके रिलेटिव दूसरे एटम पर क्या दिए हुए हैं। अब यहां पर मिथाइल के रिलेटिव हाइड्रोजन, हाइड्रोजन के रिलेटिव मिथाइल, तो दोनों के रिलेटिव पोजीशन चेंज हो गई। अगर रिलेटिव पोजीशन इस तरह से चेंज हो जाती है तो ऐसे कंपाउंड्स को आप क्या बोलते हो, स्टीरियो आइसोमर्स बोलते हो। अगर रिलेटिव पोजीशन चेंज नहीं होती है तो उनको आप स्टीरियो आइसोमर्स नहीं बोलोगे। क्लियर? तो ये दोनों क्या हो गए आपके स्टीरियो आइसोमर्स। ओके, तो ये था आपका स्टीरियो आइसोमरिज्म के डेफिनेशन वाला पार्ट। तो यहां तक स्ट्रक्चरल आइसोमरिज्म अपना कंप्लीट होता है, स्टीरियो आइसोमरिज्म कंप्लीट होता है। कंप्लीट इन द सेंस ये नहीं कि आइसोमरिज्म कंप्लीट हो गया, केवल बेसिक डेफिनेशन वाला पार्ट अभी कंप्लीट हुआ है। आइसोमरिज्म कंप्लीट नहीं हुआ, डेफिनेशन अभी कंप्लीट हुई है। तो अब आगे बढ़ते हैं हम लोग। आप लोगों ने एक चीज नोटिस की होगी, अभी जब मैंने स्ट्रक्चरल आइसोमरिज्म के एग्जांपल लिए थे तो एक एग्जांपल में मैंने लिया था अल्कोहल एंड ईथर। अल्कोहल का फंक्शनल ग्रुप डिफरेंट है, ईथर का फंक्शनल ग्रुप डिफरेंट है, दोनों के अंदर फंक्शनल ग्रुप डिफरेंट है, तो उनको मैंने क्या बोल दिया, स्ट्रक्चरल आइसोमर्स बोला। ठीक है, समझ में आती है बात। अब नेक्स्ट एग्जांपल मैंने क्या लिया, ब्यूटेन एंड आइसोब्यूटेन। अब यहां पर अगर आप चेक करते हो ब्यूटेन एंड आइसोब्यूटेन, दोनों के दोनों एल्कीन है, दोनों के अंदर फंक्शनल ग्रुप सेम है, बट फिर भी मैं उनको क्या बोल रहा हूं, स्ट्रक्चरल आइसोमर्स बोल रहा हूं। यानी कि स्ट्रक्चरल आइसोमर्स के अंदर फंक्शनल ग्रुप सेम भी हो सकता है, फंक्शनल ग्रुप डिफरेंट भी हो सकता है। तो इस तरह से अगर मैं चेक करूं तो मैं कंक्लूड कर सकता हूं कि स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म को भी मैं क्या कर सकता हूं, फर्दर क्लासिफाई कर सकता हूं। स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म के भी आगे पार्ट आ सकते हैं, डिफरेंट टाइप ऑफ स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म भी प्रेजेंट हो सकता है। तो कितने डिफरेंट टाइप ऑफ स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म होते हैं वो देख लेते हैं अभी हम। टाइप ऑफ स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म, स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म के हम टाइप की बात कर रहे हैं, कितने डिफरेंट टाइप ऑफ स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म पॉसिबल है। सबसे पहला चेन आइसोमेरिज्म, फिर उसके बाद हम लेने वाले हैं पोजिशनल आइसोमेरिज्म, नेक्स्ट फंक्शनल ग्रुप आइसोमेरिज्म, मेटामेरिज्म, टोटोमेरिज्म। तो मेनली ये 5 डिफरेंट टाइप ऑफ स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म हम लोगों को स्टडी करना है। तो अभी हम सबसे पहले लेते हैं क्या, चेन आइसोमेरिज्म।
ओके अगर मैं चेन आइसोमेरिज्म की बात करता हूं, फिर से मैं बोलता हूं क्या कि जो भी कंसेप्ट का नेम है, नेम बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है, नेम के अंदर ही पूरा कंसेप्ट छिपा हुआ होता है। चेन आइसोमेरिज्म मैं बोल रहा हूं तो चेन आइसोमेरिज्म का मतलब क्या हुआ कि कंपाउंड के अंदर या फिर आइसोमेरिज्म के अंदर, ये जो आइसोमेरिज्म हम लोग यहां पर अभी स्टडी कर रहे हैं, इस आइसोमेरिज्म के अंदर मेन चेन की इंपॉर्टेंस बहुत ज्यादा होने वाली है। मेन चेन मतलब जब हम आयुपैक नेमिंग लिखते हैं किसी भी कंपाउंड की, तो आयुपैक नेम लिखने से पहले हम क्या करते हैं, एक वर्ड रूट चूज करते हैं। वर्ड रूट का मतलब एक मेन पाथ हम चूज करते हैं जिसको बेस मान करके उस कंपाउंड का हम नाम लिखते हैं। तो वो जो बेस पाथ है, जो मेन पाथ है, उस मेन पाथ को हम प्रिंसिपल चेन भी बोलते हैं। तो जो आइसोमेरिज्म के अंदर डिफरेंस, जो आइसोमेरिज्म हम लोग यहां पर स्टडी करने वाले हैं, वो आइसोमेरिज्म किस पर बेस्ड है, मेन चेन पर बेस्ड है, उस मेन पाथ पर बेस्ड है। तो अभी हम लिखते हैं यहां पर ऑर्गेनिक कंपाउंड्स having same molecular formula। ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैविंग सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम होना चाहिए, बट डिफरेंट नंबर ऑफ carbon atom in main path। Organic compounds having same molecular formula but different number of carbon atom in main path। जो मेन पाथ है, मेन पाथ के अंदर नंबर ऑफ कार्बन एटम्स क्या होने चाहिए, डिफरेंट होने चाहिए। अगर नंबर ऑफ कार्बन एटम्स डिफरेंट नहीं होंगे, सॉरी, अगर नंबर ऑफ कार्बन एटम्स डिफरेंट नहीं होंगे तो आप उनको चेन आइसोमर्स नहीं बोलने वाले हो। एग्जांपल लेते हैं, जैसे यहां पर, और एक बात और ध्यान रखना, चेन आइसोमरिज्म एग्जिबिट करने के लिए एल्केन में मिनिमम 4 कार्बन एटम्स होने चाहिए। अगर 4 कार्बन एटम नहीं है तो एल्केन कभी भी चेन आइसोमेरिज्म एग्जिबिट नहीं करने वाला है। तो अभी एल्केन के लिए कितने मिनिमम कार्बन एटम्स की रिक्वायरमेंट है वो चेक कर लेते हैं। तो सबसे पहला जो मैंने यहां पर लिया, ब्यूटेन में यूज कर रहा हूं C4H10, ब्यूटेन लिया। ब्यूटेन का फर्स्ट स्ट्रक्चर CH3 CH2 CH2 CH3, ये आया आपका यहां पर कंपाउंड। अब देखो, अगर मुझे इसका दूसरा आइसोमर बनाना है, अगर मुझे इसका डिफरेंट आइसोमर ड्रॉ करना है, तो मैं क्या करूंगा, देखो जिस कार्बन पर लास्ट जो मिथाइल अटैच, हमेशा ऐसे ही कोशिश करना है आपको हमेशा ऐसे ही आइसोमर ड्रॉ करने, स्टेप बाय स्टेप। किस तरह से, जो लास्ट CH3 ग्रुप होता है, जो टर्मिनल CH3 ग्रुप होता है, जिस कार्बन पर CH3 ग्रुप अटैच्ड है, ये CH3 ग्रुप, इस CH3 ग्रुप को इसके नेक्स्ट वाले कार्बन पर जो हाइड्रोजन है उसके साथ क्या कर दो, इंटरचेंज कर दो। इस मिथाइल ग्रुप को इसका हाइड्रोजन एटम के साथ क्या कर दो, इंटरचेंज कर दो। अगर आप इसको इंटरचेंज करते हो तो क्या फॉर्म हो जाएगा, CH3 CH CH3 CH3, ये फॉर्म हुआ। अब यहां पर हम मेन पाथ के अंदर नंबर ऑफ कार्बन एटम्स फाइंड करते हैं, 1 2 3 4। कितने कार्बन एटम्स आ रहे हैं मेन पाथ के अंदर, 4 कार्बन एटम्स आ रहे हैं। यहां पर अगर मैं कार्बन एटम्स फाइंड करता हूं 1 2 3, तो यहां पर 4 कार्बन एटम्स, यहां पर 3 कार्बन एटम्स, तो ये भी क्या हो जाएंगे, ये दोनों एक दूसरे के चेन आइसोमर्स हो जाएंगे, क्योंकि मेन पाथ के अंदर नंबर ऑफ कार्बन एटम्स क्या हो गए, डिफरेंट हो गए। अगर नंबर ऑफ कार्बन एटम्स आपके डिफरेंट आते हैं तो उसको आप क्या बोलने वाले हो, चेन आइसोमर्स बोलने वाले हो। ओके, नेक्स्ट एग्जांपल लेते हैं एल्कीन का। ओके, हमने ब्यूटीन लिया हुआ है, अगेन मुझे वही करना है,
ये CH3 दिया हुआ है, इस CH3 को इस कार्बन के साथ तो अटैच्ड है, इसका जो नेक्स्ट कार्बन एटम है उस पर जो हाइड्रोजन एटम है, हाइड्रोजन एटम के साथ क्या कर दो, इंटरचेंज कर दो। तो क्या फॉर्म हो जाएगा, ये फॉर्म हो जाएगा। यहां पर नंबर ऑफ कार्बन एटम्स 1 2 3 4, 4 कार्बन एटम्स, यहां पर 1 2 3 कार्बन एटम्स। तो क्या हो जाएगा, ये आपके एक दूसरे के चेन आइसोमर्स आ जाएंगे। क्लियर? अभी मैं इसको रफ करता हूं यहां पर और एग्जांपल्स देखते हैं। ओके अगर यहां पर जैसे अभी मैंने ब्यूटेन लिया, दोनों की मैंने चेन आइसोमर्स ड्रॉ किए। चलो हम क्या करते हैं, ब्यूटाइन भी ले लेते हैं और अब कोशिश करते हैं कि जैसे ब्यूटीन और ब्यूटेन के चेन आइसोमर्स ड्रॉ किए, ब्यूटाइन के भी करके देखते हैं। अब अगर मैं यहां से ये जो CH3 दिया हुआ है इसको इंटरचेंज करना चाहूं इस कार्बन के साथ, इस कार्बन पर हाइड्रोजन ही प्रेजेंट नहीं है, तो इंटरचेंज नहीं हो सकता है। इंटरचेंज नहीं होगा तो इसका मतलब क्या हुआ कि मेन पाथ के अंदर नंबर ऑफ कार्बन एटम 4 ही रहेंगे। मेन पाथ के अंदर नंबर ऑफ कार्बन एटम चेंज नहीं हो सकते। मैं अगर इंटरचेंज करूं इसके साथ तो नहीं होगा, इस वाले हाइड्रोजन के साथ में इंटरचेंज कर सकता हूं यहां पर। तो ऐसी कंडीशन में क्या हो जाएगा, CH3 यहां पर भी नंबर ऑफ कार्बन एटम्स 4 थे, यहां पर भी नंबर ऑफ कार्बन एटम 4 है। तो चेन आइसोमर्स नहीं बोलोगे इनको आप, क्योंकि मेन पाथ के अंदर नंबर ऑफ कार्बन एटम सेम है। जब तक मेन पाथ के अंदर नंबर ऑफ कार्बन एटम्स डिफरेंट नहीं होंगे आप उनको चेन आइसोमर्स नहीं बोलोगे। तो ये दोनों चेन आइसोमर्स नहीं है, नॉट चेन आइसोमर्स। चेन आइसोमर्स के लिए मेन पाथ में नंबर ऑफ कार्बन एटम डिफरेंट होना जरूरी है। अभी मैं क्या करता हूं, 4 की जगह 5 कार्बन एटम ले लेता हूं, यानी कि इस तरह से ये लिया मैंने। अब यहां पर मैं इंटरचेंज कराता हूं, ये मिथाइल दिया हुआ है, यहां पर हाइड्रोजन प्रेजेंट है, तो इसका मैं इंटरचेंज करा सकता हूं यहां पर। जब इंटरचेंज कराऊंगा तो क्या फॉर्म होगा, अब नंबर ऑफ कार्बन एटम्स 1 2 3 4 5, 1 2 3 4, यहां पर नंबर ऑफ कार्बन एटम 5, यहां पर नंबर ऑफ कार्बन एटम 4, तो दोनों क्या हो गए, एक दूसरे के चेन आइसोमर्स हो गए। नंबर ऑफ कार्बन एटम्स मेन पाथ में डिफरेंट हो गए तो दोनों क्या हो गए, एक दूसरे के चेन आइसोमर्स। ओके और एग्जांपल देखते हैं। ये दो कंपाउंड्स दिए हुए हैं आपको, तो इन दोनों में आपके अकॉर्डिंग क्या रिलेशन आना चाहिए दोनों कंपाउंड्स के अंदर। ये आपका एक ये कंपाउंड दिया हुआ है कि ये कंपाउंड दिया हुआ है, तो दोनों में क्या रिलेशन आना चाहिए बताओ। ओके अगर आपका आंसर चेन आइसोमर है, अगर आपका आंसर चेन आइसोमर है तो आप बिल्कुल सही हो। इन दोनों के अंदर चेन आइसोमर्स का ही रिलेशन आने वाला है। कैसे वो देखते हैं। देखो अभी यहां पर अगर आपको याद हो नोमेनक्लेचर जब हमने पढ़ा था, जब हम आईयूपैक नेमिंग करते हैं तो आईयूपैक नेमिंग में अगर डबल बॉन्ड प्रेजेंट होता है तो प्रायोरिटी हम किसको देते हैं, डबल बॉन्ड को देते हैं। तो जिस पाथ के अंदर डबल बॉन्ड प्रेजेंट होता है जनरली वो मेन पाथ होता है अपना, या फिर हम बोल सकते हैं जिस पाथ के अंदर मैक्सिमम फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट होते हैं वो अपना मेन पाथ होता है। तो यहां पर अगर मैं मेन पाथ की बात करूं 1 2 3 4 5 6, मेन पाथ के अंदर नंबर ऑफ कार्बन एटम कितने आ रहे हैं 6, यहां पर 1 and 2, नंबर ऑफ कार्बन एटम्स कितने आ रहे हैं, केवल 2 आ रहे हैं। तो मेन पाथ के अंदर नंबर ऑफ कार्बन एटम्स का डिफरेंस आया, नंबर ऑफ कार्बन एटम डिफरेंट आ रहे हैं, तो दोनों क्या हो जाएंगे, एक दूसरे के चेन आइसोमर्स हो जाएंगे। क्लियर। ओके एक एग्जांपल और,
सॉरी, एक कंपाउंड आपको ये दिया हुआ है और दूसरे कंपाउंड आपको ये दिया हुआ है, दोनों का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम है, जो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला इसका दिया हुआ है वही मॉलिक्यूलर फॉर्मूला इसका दिया हुआ है। तो इन दोनों में अगर मैं रिलेशन की बात करता हूं, व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन दीज टू मॉलिक्यूल, तो क्या रिलेशन आ जाएगा? करेक्ट, क्या रिलेशन आएगा? चेन आइसोमर्स आने वाले। एक बात ध्यान रखना, अगर मेन पाथ में डिफरेंस या तो मेन चेन में आए नंबर ऑफ कार्बन एटम्स, या मेन चेन में डिफरेंट हो, या फिर साइड चेन में डिफरेंट हो, मैटर नहीं करता है। मेन चेन में डिफरेंस हो या फिर साइड चेन में डिफरेंस हो, आप क्या बोलने वाले हो उनको? चेन आइसोमर्स बोलने वाले हो। तो ये दोनों क्या हो जाएंगे? एक दूसरे के चेन आइसोमर्स आने वाले हैं। ठीक, मेन चेन में डिफरेंस हो कार्बन एटम का या फिर साइड चेन में डिफरेंस हो कार्बन एटम का, दोनों क्या हो जाएंगे? चेन आइसोमर्स आ जाएंगे। तो ये दोनों एक दूसरे के चेन आइसोमर्स हो गए। एक एग्जांपल और देखते हैं। एक मॉलिक्यूल ये लिया हुआ है, और एक मॉलिक्यूल ये लिया हुआ है। इन दोनों में क्या रिलेशन आएगा? ये दोनों भी क्या हो जाएंगे? चेन आइसोमर्स हो जाएंगे। अभी मैंने आपको बोला मेन चेन में डिफरेंस आए या फिर साइड चेन में कार्बन एटम का डिफरेंस आए, आप क्या बोलने वाले हो उनको? चेन आइसोमर्स बोलने वाले। क्लियर? तो ये दोनों क्या हो जाएंगे? चेन आइसोमर्स आ जाएंगे। ओके, तो अब हम जंप करते हैं किसके ऊपर? पोजिशनल आइसोमेरिज्म के ऊपर। पोजिशनल आइसोमेरिज्म, तो अगेन नेम बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। नेम के अंदर ही पूरा कंसेप्ट छिपा हुआ है। जैसे इससे पहले हमने चेन आइसोमेरिज्म किया, चेन आइसोमेरिज्म का मतलब मेन पाथ के अंदर डिफरेंस आएगा। अभी हम बात कर रहे हैं यहां पर किसकी? पोजिशनल। आप मेन पाथ की तो पोजीशन को चेंज नहीं कर सकते हो ना, मेन पाथ तो मेन पाथ होता है। मेन पाथ के अंदर नंबर ऑफ कार्बन एटम को चेंज कर सकते हो आप, मेन पाथ की पोजीशन को चेंज नहीं कर सकते हो। तो माइंड में ये मत सोचना कि पोजिशनल है तो इसमें हम मेन पाथ की पोजीशन को ही चेंज कर देंगे, ऐसा नहीं करना है। मेन पाथ की पोजीशन चेंज नहीं होती है भाई। पोजीशन किसकी चेंज होती है? जो सब्स्टिट्यूएंट प्रेजेंट होते हैं, जो साइड ब्रांचेस प्रेजेंट होती है, उनकी पोजीशन चेंज होती है। तो इसके अंदर हम क्या स्टडी करने वाले हैं कि ऐसे कंपाउंड्स जिनके सब्स्टिट्यूएंट की पोजीशन क्या हो रही है? चेंज हो रही है। पोजीशन सब्स्टिट्यूएंट की चेंज हो रही है, समझो कंसेप्ट को। पोजीशन सब्स्टिट्यूएंट की चेंज हो रही है, मेन पाथ चेंज नहीं हो रहा है। मेन पाथ आपको चेंज नहीं करना है, आपको क्या चेंज करना है? केवल सब्स्टिट्यूएंट की पोजीशन। सब्स्टिट्यूएंट मतलब जो ग्रुप्स एक्स्ट्रा अटैच्ड होते हैं, जैसे हैलोजेंस हुए, नाइट्रो हुआ, एल्काइल ग्रुप्स हुए, जो साइड चेन में ग्रुप प्रेजेंट होते हैं, उनको हम बोलते हैं क्या? सब्स्टिट्यूएंट। ऑर्गेनिक कंपाउंड्स having same molecular formula but
different position of substituent, different position of substituent keeping same number of carbon atom in main path. मेन पाथ के अंदर नंबर ऑफ कार्बन एटम्स सेम होने चाहिए और जो पोजीशन है सब्स्टिट्यूएंट की केवल वो डिफर होनी चाहिए. पोजीशन में ये डिफरेंस आना चाहिए बस केवल, बाकी किसी और चीज के अंदर डिफरेंस नहीं आना चाहिए. मेन पाथ अगर आपने चेंज कर दिया तो आप उसको पोजिशनल आइसोमर नहीं बोलने वाले हो, उसको आप क्या बोलोगे? चेन आइसोमर बोलोगे. अगर आपने मेन पाथ को चेंज किया, ध्यान रखना ये बात, अगर मेन पाथ चेंज होता है तो चेन आइसोमर ना कि पोजिशनल आइसोमर्स. एग्जांपल लेते हैं, CH3 CH2 CH2 Cl, 1 क्लोरोप्रोपेन, 1 2 3. ठीक, अभी मैंने क्या किया, जैसे इससे पहले जब हम चेन आइसोमर्स ड्रॉ कर रहे थे तो चेन आइसोमर्स को ड्रॉ करते टाइम हम लोगों ने क्या करा था, जो CH3 था उसको इंटरचेंज किया था किसके साथ? नेक्स्ट कार्बन के साथ. तो यहां नेक्स्ट कार्बन पर जो हाइड्रोजन एटम प्रेजेंट है उसके साथ, तो यहां पर हमको क्या करना है, यहां पर क्लोरीन प्रेजेंट है या फिर जो सब्स्टिट्यूएंट दिया हुआ है वो प्रेजेंट होगा, तो उस सब्स्टिट्यूएंट को क्या कर देंगे हम? इंटरचेंज कर देंगे किसके साथ? नेक्स्ट कार्बन पर जो हाइड्रोजन एटम होगा उसके साथ. इस क्लोरीन को मैंने इस कार्बन पर जो हाइड्रोजन है उसके साथ इंटरचेंज कर दिया, तो CH3 Cl CH2H 1 2 3. अब इसका नेम क्या हो जाएगा? 1 क्लोरोप्रोपेन एंड 2 क्लोरोप्रोपेन. मेन पाथ के अंदर नंबर ऑफ कार्बन एटम सेम है, नंबर ऑफ कार्बन एटम आपने चेंज नहीं किए हैं, बस चेंज किया है तो किसको किया है? क्लोरीन की पोजीशन को चेंज किया है. क्लोरीन की पोजीशन को चेंज किया है तो इसलिए ये क्या हो जाएंगे? चेन आइसोमर्स, सॉरी पोजिशनल आइसोमर्स हो जाएंगे. आपको केवल सब्स्टिट्यूएंट की पोजीशन को चेंज करना है. अब पोजीशन सब्स्टिट्यूएंट की चेंज करना, अब उस पोजीशन में आपका डबल बॉन्ड भी हो सकता है, ट्रिपल बॉन्ड भी हो सकता है. जैसे ये दिया हुआ है, यहां पर अगर मैं पोजीशन काउंट करता हूं 1 2 3 4, 1 2 3 एंड 4, यहां पर पाई बॉन्ड की पोजीशन सेकंड आ रही है, यहां पर पाई बॉन्ड की पोजीशन कितनी आ रही है? फर्स्ट आ रही है. पोजीशन में डिफरेंस आ रहा है, मेन पाथ में डिफरेंस नहीं है. इससे पहले जब हमने एक एग्जांपल लिया था, देखो कौन सा, मैं आपको फिर से याद दिला देता हूं. ये वाला एग्जांपल. ठीक, तो यहां पर देखो, यहां पर वो गलती नहीं करनी है, ध्यान रखना. कभी आप बोलने लगोगे सर यहां पर तो पाई बॉन्ड रिंग के अंदर है, यहां पर पाई बॉन्ड रिंग के बाहर पहुंच गया, तो पाई बॉन्ड की पोजीशन ही तो चेंज हुई है. पाई बॉन्ड की पोजीशन चेंज हुई है तो पोजिशनल आइसोमर्स होने चाहिए. नहीं भाई नहीं, ऐसी गलती नहीं करनी है. ये दोनों क्या हो जाएंगे? चेन आइसोमर्स आएंगे. क्यों? क्योंकि मेन पाथ के अंदर नंबर ऑफ कार्बन एटम चेंज हो गए. ठीक, तो इसलिए क्या हो जाएंगे? चेन आइसोमर्स हो जाएंगे. ध्यान रखनी है ये बात. ओके, और एग्जांपल्स देखते हैं.
ओके, ये दो कंपाउंड दिए हुए, दो मॉलिक्यूल दिए हुए, तो इन दोनों मॉलिक्यूल में क्या रिलेशन आना चाहिए? जल्दी से अपने आंसर्स लिखो। ओके, अगर आपका आंसर क्या आता है? पोजिशनल आइसोमर। अगर आपका आंसर क्या है? पोजिशनल आइसोमर, देन डेफिनेटली योर आंसर इज रॉन्ग, क्योंकि पोजिशनल आइसोमर नहीं होने वाले ये। ऐसी गलती मत करना कि सर यहां पर तो सीएन की पोजीशन सेकंड है, यहां पर सीएन की पोजीशन थर्ड है, तो आप कैसे कह सकते हो कि ये पोजिशनल आइसोमर्स नहीं है? बिल्कुल कह सकता हूं कि ये पोजिशनल आइसोमर नहीं है। आपको याद होगा जब आप लोगों ने आईयूपैक नोमेनक्लेचर पढ़ा था, तो आईयूपैक नोमेनक्लेचर में पहले ही ये बताया जाता है कि नंबरिंग कहां से स्टार्ट करनी है, वेयर टू स्टार्ट नंबरिंग इन मेन पाथ। कहां से स्टार्ट करते हैं? फ्रॉम फंक्शनल ग्रुप। फंक्शनल ग्रुप से हम नंबरिंग को स्टार्ट करते हैं, और फंक्शनल ग्रुप क्या है यहां पर? CN नाइट्राइल। तो जब आप नंबरिंग स्टार्ट करोगे 1 2 3 4 5, 1 2 3 4। ध्यान रखना, केमिस्ट्री के अंदर जो चीजें दिखती हैं जरूरी नहीं है कि वो वैसी ही हो। ये स्पेशली ध्यान रखना है आपको। केमिस्ट्री में जो जैसी चीजें दिखती हैं जरूरी नहीं होता है कि वो वैसी ही हो। तो मेन पाथ के अंदर आपके क्या आ रहे हैं? 5 कार्बन एटम्स आ रहे हैं। यहां पर मेन पाथ के अंदर कितने एटम्स आ रहे हैं? 4 एटम्स आ रहे हैं। सॉरी, तो ये दोनों क्या हो जाएंगे? चेन आइसोमर्स होंगे, पोजिशनल नहीं होने वाले। क्या हो जाएंगे? चेन आइसोमर्स, नॉट पोजिशनल आइसोमर्स। क्लियर? ओके, रफ कर देता हूं मैं इसको। ओके, तो यहां पर आपसे और क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं। किस तरह से क्वेश्चंस फ्रेम किए जा सकते हैं वो मैं आपको बताऊंगा कि आपको डिफरेंट क्वेश्चंस किस तरह से फ्रेम करके दे सकता है। चेन आइसोमर्स के क्वेश्चन फ्रेम करके दे सकता है, पोजिशनल आइसोमर्स के क्वेश्चन डिफरेंट फ्रेम करके दे सकता है आपको। तो क्वेश्चन किस तरह से फ्रेम किए जा सकते हैं वो भी हम देखते हैं। तो सबसे पहले यहां पर अगर मैं बात करता हूं, क्या हाउ मैनी, सॉरी स्पेलिंग गलत हो गई, हाउ मैनी पोजिशनल isomers are possible by monochlorination of isobutane. How many positional isomers are possible by the monochlorination of आइसोब्यूटेन? आप क्या करा रहे हो? आइसोब्यूटेन का मोनोक्लोरिनेशन करा रहे हो। तो देखते हैं, चलो। ये दिया हुआ है आइसोब्यूटेन, मोनोक्लोरिनेशन कराना है आपको। सनलाइट के प्रोसेस में मोनोक्लोरिनेशन होता है, HNU यहां पर यूज किया है। तो जब भी आप मोनोक्लोरिनेशन कराओगे तो एक बात हमेशा ध्यान रखना इस टाइप के क्वेश्चंस में, जितने भी डिफरेंट हाइड्रोजन होते हैं उनको, जितने भी डिफरेंट हाइड्रोजन होते हैं उन हाइड्रोजन को रिप्लेस करके आपको क्या लगाना होता है? क्लोरीन को अटैच करना होता है। तो जैसे यहां पर ये CH3, ये CH3, ये CH3, तीनों के तीनों CH3 एक ही कार्बन के साथ अटैच्ड है, तो इन तीनों की रिएक्टिविटी क्या हो गई? सेम हो गई। यानी कि तीनों ही कार्बन एटम कैसे आ गए? तीनों ही कार्बन एटम पर जो हाइड्रोजन है सेम रिएक्टिविटी के आ गए। ठीक, तो और ये जो हाइड्रोजन है ये डिफरेंट डिग्री के साथ अटैच्ड है। तो कितने डिफरेंट टाइप ऑफ हाइड्रोजन पॉसिबल है यहां पर? 2 डिफरेंट टाइप ऑफ हाइड्रोजन। तो CH3 CH2 Cl। तो इन तीनों में से किसी भी हाइड्रोजन को रिप्लेस कर दो, प्रोडक्ट आपका यही बनकर के आने वाला है, प्रोडक्ट चेंज नहीं होगा। दूसरा क्या कर सकते हो आप?
इस हाइड्रोजन को आप सब्स्टिट्यूट कर दो तो ये फॉर्म हो जाएगा। तो टोटल कितने प्रोडक्ट पॉसिबल है पोजिशनल? भाई यहां पर अगर आप मेन पाथ को चेक करते हो, मेन पाथ को काउंट करते हो 1 2 3, मेन पाथ के अंदर 3 ही तो कार्बन एटम प्रेजेंट है। यहां पर काउंट करो 1 2 3, मेन पाथ के अंदर 3 ही कार्बन एटम प्रेजेंट है, तो दोनों क्या हो गए? पोजिशनल आइसोमर्स हो गए। ओके, एक एग्जांपल और लेते हैं, ये तो कुछ सिंपल एग्जांपल था। तो अब एक एग्जांपल ले लेते हैं, थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड, ज्यादा भी कॉम्प्लिकेशन नहीं करेंगे। ओके, अब हमने ले लिया क्या? आइसोपेंटेन। आइसोपेंटेन के हमको पोजिशनल आइसोमर्स ड्रॉ करने हैं। तो यहां पर ये CH3 और ये CH3, दोनों CH3 सेम आने वाले हैं, दोनों CH3 की रिएक्टिविटी सेम होगी क्योंकि एक ही कार्बन के साथ अटैच्ड है। तो दोनों में से कोई से भी हाइड्रोजन को रिप्लेस कर दो, सेम ही प्रोडक्ट बन करके आएगा। ये फॉर्म हुआ। अभी आपने यहां से हाइड्रोजन को रिप्लेस किया, फिर आपने यहां से हाइड्रोजन को रिप्लेस कर दिया। ओके, फिर उसके बाद क्या कर दो? यहां से हाइड्रोजन को रिप्लेस कर दो, फिर यहां से हाइड्रोजन को रिप्लेस कर दो। हम कौन से आइसोमर्स की बात कर रहे हैं? केवल पोजिशनल आइसोमर्स की बात कर रहे हैं। स्टीरियो या फिर टोटल आइसोमर्स को हम इंक्लूड नहीं कर रहे। ध्यान रखना ये बात, यहां पर स्टीरियो आइसोमर्स को काउंट नहीं किया है। मान लो कि अभी भूल जाओ स्टीरियो आइसोमर्स, क्योंकि हमने पढ़ा नहीं तो हम जानते भी नहीं है स्टीरियो आइसोमर्स होता क्या है। हमें बस क्या पता है? स्ट्रक्चरल का पता है, और उसमें भी केवल पोजिशनल नहीं, में भी हम अभी स्टडी कर रहे हैं। ठीक, तो कितने आइसोमर्स आ गए? 1 2 3 एंड 4, 4 पोजिशनल आइसोमर्स आ जाएंगे। ठीक, तो इस तरह से आपको क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो अब एक एग्जांपल और देखते हैं। How many monochloro derivatives are possible of naphthalene? How many monochloro derivatives are possible of naphthalene? यानी कि नेफ्थलीन के कितने मोनोक्लोरो डेरिवेटिव्स पॉसिबल हैं। तो नेफ्थलीन की स्ट्रक्चर ड्रॉ करते हैं भाई, चलो अब देखते हैं। ये आया। देखो एक बात हमेशा ध्यान रखना, जब भी आपको इस टाइप के बेंजीन वाले कंपाउंड दिए हुए हैं तो सबसे पहले क्या करो? आप चेक करो कि कंपाउंड के अंदर सिमेट्रिसिटी प्रेजेंट है कहीं पर या नहीं है। तो अगर मैं क्या करूं? इस मॉलिक्यूल को यहां से कट कर दूं, तो ऊपर वाला पार्ट और नीचे वाला पार्ट, जब मैं यहां से इस मॉलिक्यूल को कट करूंगा तो इस लाइन के ऊपर वाला पार्ट और नीचे वाला पार्ट दोनों के दोनों कंप्लीटली सिमेट्रिकल दिख रहे होंगे आपको। तो अब क्लोरीन को आप यहां पर लगाओ या फिर यहां पर लगाओ, सेम ही बात है। क्लोरीन को यहां पर लगाओ या फिर यहां पर लगाओ, सेम बात, क्योंकि एग्जैक्टली सेम पोजीशन आ रही है। यहां पर अटैच करो, यहां पर सेम पोजीशन, यहां पर अटैच करो या फिर यहां पर सेम पोजीशन। एक सिमेट्रिसिटी और भी दिख रही है मेरे को इस तरह से। अब क्या करो? इस वर्टिकल लाइन के इस साइड अटैच करो या फिर इस साइड अटैच करो, सेम चीज। तो डिफरेंट कितनी पोजीशन मिल गई मेरे को? केवल 2 पोजीशन। मैं यहां पर क्लोरीन को अटैच करूं या फिर यहां पर, सेम चीज। यहां पर अटैच करूं या फिर यहां पर, या फिर यहां पर अटैच करूं या फिर यहां पर, सेम चीज। तो मुझे कितने डिफरेंट स्ट्रक्चरल आइसोमर्स मिल जाएंगे या फिर कितने डिफरेंट मोनोक्लोरो डेरिवेटिव्स मिल जाएंगे? एक तो ये मिला, और एक ये मिल जाएगा। केवल 2 ही मोनोक्लोरो डेरिवेटिव्स हमको मिलने वाले हैं।
ओके, तो मैं आप लोगों को प्रैक्टिस के लिए कुछ क्वेश्चंस देता हूं. How many monochloro derivatives are possible of following molecules? ओके, तो ये 6 मॉलिक्यूल्स आपको दिए हुए हैं. तो इन 6 मॉलिक्यूल्स में आपको फाइंड करना है कि कितने डिफरेंट मोनोक्लोरो डेरिवेटिव्स पॉसिबल हैं. तो ये क्वेश्चंस आपका एज ए होमवर्क हो जाएगा, आपको खुद से ट्राई करना है. तो आज की क्लास के लिए इतना काफ़ी है. आज अपनी क्लास को हम यहीं पर स्टॉप करते हैं. नेक्स्ट फंक्शनल आइसोमेरिज्म नेक्स्ट क्लास में स्टार्ट करने वाले हैं. ओके, थैंक यू.